सुनो भाई, देखो अब ना मैं तुम्हें क्या करवा रहा हूँ कि जो इलिस्ट्रेशन फर्स्ट है वो निकालो, उसके अंदर तुम्हारी कम से कम 4 से 5 6 एडजस्टमेंट तुम्हारी कवर हो जाएगी। ठीक, तो भाई जो भी जब बातें आती रहेंगी सारी सारी समझाता रहूंगा। तो देखो भाई, क्वेश्चन को ना करने का मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूँ विद एडजस्टमेंट करते कैसे हैं। मैं तुम्हें क्या बताता स्टार्टिंग में, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं। फॉर्मेट के बाद जो हमारे पास एडजस्टमेंट है ना, पहले उसको करते हैं। फॉर्मेट बना लो पहले, जैसे मान लो कि तुम्हें पहले क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन के अंदर देखो क्या क्या चीजें बनानी है। ठीक, पहले उन चीजों का फॉर्मेट बना लो। फॉर्मेट बनाने के बाद तुम्हें करना है जो भी तुम्हारे एडजस्टमेंट है, पहले तुम्हें करना है एडजस्टमेंट को, उसके बाद जाए कुछ भी करना है। देखो भाई, कह रहे कि फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ रजन प्रीपेड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 एंड बैलेंस शीट एज एट कह रहे कि बैलेंस शीट एज एट दैट डेट आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द एडजस्टमेंट गिवन बिलो। सुनो, उसने क्या बोला है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये 3 चीजें उसने बोल रखी है। तो भाई हम ना इन चीजों को पहले बनाते हैं, फिर देखेंगे क्या क्या चीजें हमारे सामने आती है। ठीक है, पहले क्या करेंगे, पहले फॉर्मेट जो है उसे बना लो स्पीड में, फिर देखो क्या क्या है। भाई ट्रेडिंग का थोड़ा फॉर्मेट ना छोटा ही रखना हमेशा। भाई पर्टिकुलर के बाद अगला है हमारे पास अमाउंट। अच्छा सुनो भाई, एक बात ध्यान रखना, इसमें ना डेट जरूर डालना। ठीक है, मतलब कि जो मैं लिखा है ट्रेडिंग, इसके नीचे ना एक डेट आती है, मतलब कि जिसमें क्या डेट लिखी है, एज एट 31 मार्च 2021। ठीक है, जो 2021 तक की जो डेट है ना, उसकी एंट्री करने की जरूरत है। ठीक है, क्या लिखोगे यहाँ पे, इसके ना नीचे लिखना है एज ऑन 31 मार्च 2021। ये तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट बन गया। दूसरा जो तुम्हारे पास बनेगा भाई, वो तुम्हारे पास है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2021 है। अच्छा भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि तुम्हें एग्जाम के अंदर ना पेंसिल यूज करनी है फॉर फॉर्मेटिंग। फॉर्मेट बनाने के लिए पेंसिल की प्रैक्टिस थोड़ा अभी से कर लो। एक बड़ी अच्छी दिक्कत आती है अगर पेन से करते हैं तो तुम्हारा फॉर्मेट कभी कभार छोटा हो जाता है, कभी कभार बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो इन चीज़ों से ना बचने के लिए अभी से पेंसिल से प्रैक्टिस करो, फॉर्मेट की ज़्यादा बेटर रहता है। अब भाई लास्ट में तुम्हारा बन जाइए बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021। सुनो भाई, देखो सबसे पहले जो फॉर्मेटिंग है वो तो कंप्लीट हो गई है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले
जो एडजस्टमेंट की जो बात है ना, पहले उसको देख लेते हैं। देखो पहला हमारे पास है क्या है, जो हमारे पास पहला है क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2021 वाज वैल्यूड एट 15,000। तो उसने पहले हमें एडजस्टमेंट में क्या बता रखा है, क्लोजिंग स्टॉक बता रखा है, वो कितने का है, 15,000 का। सुनो हमें क्या समझना है, जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, क्लोजिंग स्टॉक के अंदर जो भी हमारे पास बातें आएंगी, जो तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक है, हम उसकी एडजस्टमेंट जानते हैं कहाँ करनी है। पहला जो हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट के जो डेबिट साइड है, तो यहाँ पे ले देंगे बाई, और क्रेडिट साइड जो है बाई क्लोजिंग स्टॉक 15,000, ठीक है। और उसके बाद दूसरे का वही कहाँ पर जाएगी, असेट साइड में, सिंपल लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक 15,000। बात समझ आ गई। उसके बाद दूसरा हमारे पास क्या रहेगी, इंश्योरेंस वाज प्रीपेड टू एक्सटेंट ऑफ 4,000। सुनो हमारे पास क्या है भाई, इंश्योरेंस 400 रुपए का प्रीपेड है, ऐसे तो है ना। तो भाई एक बार थोड़ा इसमें ना इंश्योरेंस ढूंढ लो कहाँ पे, ठीक। इंश्योरेंस दिख रहा है कहीं पे, चलो सुनो वैसे ना यहाँ देख जाओ करना क्या है। इंश्योरेंस सुनो एक मिनट ऊपर देखो, मैंने कहा था जो इंश्योरेंस है ना हमारे पास, इंश्योरेंस क्या होता है, प्रीपेड है ना, एडवांस में पे कर रखा है। सबसे पहले समझ जाएंगे भाई, बैलेंस शीट पे आ जाओ। पहले मेरे पास क्या प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस 400 रुपए का है। तो पहले 400 रुपए की हमारी असेट्स बन गई। दूसरा जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है, यहाँ पे कहीं ना कहीं भाई इंश्योरेंस देखो लिखा होगा, जैसे मान लो ये हमारे पास है, देखो टैक्सेस एंड इंश्योरेंस है, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस हमारे पास है 1300 रुपए, ठीक है, दिख रहा है तुम्हें। तो क्या करेंगे यहाँ पे पहले लिख देते हैं एक बार, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस। तो क्या मेरे पास प्रीपेड है ना, लेस प्रीपेड। अब भाई तुम्हें मैंने एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, समझो। उसने बोला टैक्सेस एंड इंश्योरेंस है, इसका पता है मतलब क्या है, टैक्स की कोई ना कोई और बात जरूर होगी आगे, तो तुम्हें इसके नीचे लाइन छोड़ के चलनी है, ठीक है। बल्कि उसने लिखा ना कि टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, इसका मतलब टैक्स की कोई ना कोई बात आगे उसने दी जरूर होगी, एक बार ध्यान रख के चले ना, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास पहले 1300 लिखा है ना, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, ठीक है, 1300 लिखा है यहाँ पे लिख दो 1300, और उसके बाद लेस कर देंगे जो प्रीपेड किया हमने, कितना बच रहा है यहाँ पे भाई, यहाँ पे जो है हमारे पास 1300 में से 400, इसके नीचे ना जगह छोड़ के चलो अभी, ठीक है, अभी माइनस मत करना, इसके नीचे क्या है जो जगह है उसको छोड़ के चलो। रीजन बताता हूँ क्या है, क्योंकि इसमें टैक्सेस एंड इंश्योरेंस दोनों लिखा है उसने, तो इंश्योरेंस का तो ठीक है आपने कर दिया, प्रीपेड इंश्योरेंस है ना, प्रीपेड इंश्योरेंस हमने कर दिया, लेकिन टैक्स की कोई ना कोई सी बातें आगे जरूर आएगी, देखना गारंटी दे सकता हूं मैं। तो दो जगह इसकी एंट्री कर दी। अगला हमारे पास है आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज है, तो भाई आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज उसने पहले बताया सैलरी 2000, तो आउटस्टैंडिंग मेरे पास क्या है लायबिलिटीज, पहले क्या लिखूंगा मैं, टू सैलरीज, सैलरीज में जाके हम कर देंगे ऐड आउटस्टैंडिंग। तो भाई कितनी है हमारे पास आउटस्टैंडिंग, कितना है 2000 रुपए, 2000 कर दो इसमें ऐड। और दूसरा कहा जाएगा भाई लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, और कितने का भाई 2000 रुपए का, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारे पास 2000 है। अब सुनो आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000 है दो जगह इसकी एंट्री भी कर दी हमने। अब ना भाई अगला उसने बोला टैक्सेस, देखो टैक्स के बारे में आ गया, मैंने पहले ही कहा था कि भाई जब भी हमारे पास ऐसा कुछ होता है कि दो नाम एक साथ लिखे हो ना, तो उसके नीचे जगह छोड़ के चलो। तो इसमें से माइनस करेंगे, पहले कितना आ रहा है 900। अब क्या भाई हमारे पास टैक्स हमारे पास पुराना बाकी है, कितना बाकी है 1300 है ना, तो इसको ऐड कर देंगे। ये बातें पता लगी क्या बताया मैंने, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस 1300 रुपए, ठीक है। मैंने बताया कि हमारे पास इंश्योरेंस के बारे में तो इन्फॉर्मेशन थी, पहले हमने कर दी, नीचे मैंने जगह छोड़ दी क्योंकि मुझे लग रहा है टैक्स के बारे में कुछ ना कुछ हो सकता है, और टैक्स के बारे में है भी यहाँ पे। तो क्या कर देंगे भाई यहाँ पे आउटस्टैंडिंग टैक्स, और कितना आउटस्टैंडिंग 1300, कितना आ जाएगा भाई 2200 आ जाएगा ना, 2200, ठीक है। इतनी बातें पहले पता लगी। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है उसने बताया कमीशन ऑफ 5000 इज येट टू बी रिसीव्ड। अब सुनो येट टू बी रिसीव्ड का मतलब क्या है, रिसीव होना बाकी है। हमारे पास ये क्या है कि
5,000 का जो कमीशन है ना वो क्या भाई हमारे पास एक रिसीव होना बाकी है, मतलब कि कमीशन हमने कमा लिया है लेकिन अभी रिसीव नहीं हुआ। तो इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, ये तो है ना, हमने इनकम कमा ली है लेकिन हमें रिसीव नहीं हुई है। क्या करेंगे इसको, सबसे पहले जो मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में आ जाएगा, क्या लिख देंगे, कमीशन रिसीवेबल, यहाँ पे लिख दो बाई कमीशन रिसीवेबल। भाई रिसीवेबल का मतलब है रिसीव होने वाला है, तो 5,000 रुपए का। उसके बाद मेरे पास का एक असेट्स है, तो यहां पे लिख देंगे भाई, यहां पे है कमीशन रिसीवेबल, ठीक है। और जो कितने का मेरे पास जो कमीशन रिसीवेबल है 5,000 का। भाई देखो तुम्हें ना सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रख के चलनी है वो हमारे पास ये वाली बातें हो जाती, कभी भी ना अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ हुआ, जैसे मान लो कोई भी दो चीज अगर तुम्हारा एक साथ आती है कि दोनों की दोनों चीजों को ना साथ में लेके चलना ही होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने तुम्हें यहाँ पे बताई है, भी इन बातों को धीरे धीरे याद रखना। आगे जितने क्वेश्चन होते जाएंगे ना, नई नई तुम्हें बातें पता लगती रहेंगी और फिर जाके तुम उसके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसको ट्राई करोगे ना, मैं गारंटी दे रहा हूं भाई ऑसम हो जाएगा तुम्हारा सब कुछ। अगला हमारे पास है डेप्रिसिएट, भाई इसकी दो जगह एंट्री होगी ना, ठीक है। अगला डेप्रिसिएट बिल्डिंग एट 2% पर एनम। अब सुनो भाई, ये मेरे पास क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है उसने, बिल्डिंग को हमें डेप्रिसिएट करना है 2% के हिसाब से, ठीक है। कोई मैथड लिखा है इस पे, कोई मैथड कुछ भी लिखा ही नहीं वैसे, ठीक है। तो क्या कर देंगे हम, ढूंढते पहले बिल्डिंग। बिल्डिंग देखो किधर है, बिल्डिंग की वैल्यू है हमारे पास 2,22,000, इतना ही है ना, अच्छा 2,20,000 है। तो हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे लिख दो पहले वर्किंग नोट फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है भाई। जो हमारे पास डेप्रिसिएशन है उसे निकालते हैं, तो कितना मेरे पास 2,20,000, कितना परसेंट है 2, भाई जितना परसेंट होगा उसको लिख देना ऊपर और डिवाइड कर देना उसको 100 से, ठीक है। तो 2 0 से पहले 2 0 कट गए, कितना बच रहा है यहाँ पे 2,200, वो कुछ तो करते हैं, सही है ना, ठीक है। तो 2 कितना आ रहा है 4,400, डेप्रिसिएशन कितने का भाई 4,400। तो यहाँ पे जगह बच रही थोड़ी सी, यहाँ पे तो डेप्रिसिएशन, बात पता लगी कितने का है डेप्रिसिएशन मेरे पास 4,400। अब सुनो, उसके बाद जो हमारे पास ना अगला है, इसकी एंट्री क्या होगी, जो मेरे पास बिल्डिंग है, बिल्डिंग की पहले वैल्यू लिख दो यहाँ पे, बिल्डिंग लिख के इसमें से कर दो लेस डेप्रिसिएशन 4,400, जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी इस साइड। बताओ पहले ये सारी की सारी बातें क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब सुनो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात समझ जाओ, वैसे मैंने यहाँ पे बस वो 44 उधर है, 44 उधर है, वो कर दिया। अब मैं तुम्हें एक बातें बताता हूँ, एक ना मतलब कि कुछ महान लोग बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट, क्या बोलते हैं उसे, हिडन एडजस्टमेंट। वैसा कुछ होता नहीं है, एडजस्टमेंट को तुम्हारे ट्रायल बैलेंस के अंदर लिख देते हैं वो सब, ठीक है, उसी को बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट, और कुछ नहीं है। जैसे मान लो अगर ना तुम यहाँ पे देखोगे, पहले देखो हमने स्टार्टिंग से हमने पढ़ना शुरू करते हैं। पहले हमारे पास क्या है कि राजन कैपिटल, भाई बताओ उसका कैपिटल कितने का है 3,84,000 रुपए, कितने का है ना। तो पहले यहां पे लिखेंगे कैपिटल, कैपिटल है 3,84,000, ठीक है, 3,84,000 है। उसके बाद अगला मेरे पास है उसका ड्राइंग है। भाई मतलब सिंपल सी बात बताओ, ड्राइंग का क्या करते हैं, माइनस कर देते, सिंपल कैपिटल में से ड्राइंग माइनस हो जाती है, तो यहां पे कर देंगे लेस ड्राइंग, कितने का है 76, 7,600, ड्राइंग है हमारे पास 7,600, ठीक है भाई। तो 7,600 बताना कितना आ रहा माइनस करके, ये आ गया 0 का 0, 0 का 0, और फिर 10 में से 6 गया तो आ गया 4, और फिर 3 में से 13 में से 7 गया तो आ गया 6। यहाँ पे मेरे पास 13 में से 6 गया, क्या करते हैं मैंने, 13 में से 6 गया तो 7, और फिर जाके यहाँ पे कितना है हमारे पास, 7 में 7 है 0, इतना आ रहा समथिंग,
कुछ तो दिक्कत लग रही है भाई, चेक करो जल्दी से एक बार। सही है, बताओ माइनस में गलती हो। 3,76,400। हाँ यहीं पे थोड़ा सीन था, 7 हो गया था। बताओ माइनस में सीन हो रहा है। देखो ये वाली बात पता लगी पहले, तो कैपिटल में से पहले मैंने ड्राइंग को माइनस कर दिया और उसका जो था लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास है परचेजेज है, ठीक है। परचेज कितने का भाई, 89,000 का है। तो तुम्हें पता कि भाई परचेज में से परचेज रिटर्न भी हो सकता है, तो अब क्या लिखेंगे पहले यहाँ पे, परचेज कितना 89, और इसमें से लेस करके लिख देंगे क्या, रिटर्न। अच्छा तुम सबको एक बात तो पता है ना, जो चीज तुम एक बार यहाँ फोकस करो, जो चीज ना तुम्हारे इस साइड माइनस में लिखी होती है ना, अगर तुम इसकी एंट्री इस साइड भी कर दो, जैसे मेरे पास ये माइनस में लिखा है ना रिटर्न, अगर तुम इसकी एंट्री इस साइड कर देते हो ना रिटर्न की सिर्फ, तो चल जाता है काम। बात समझ आ रही है? असली रूल ना भाई यही है, जब तुम आगे सीखोगे ना तो ये सारी बातें नहीं होती। जब तुम आगे, जब मान लो कि अगर तुम 11th के आगे जब तुम ग्रेजुएशन वगैरह में पढ़ते हो, तो उस टाइम पता क्या बातें हैं, इसको हम यहाँ पे लिखते ही नहीं है, इसको यहाँ लिखते हैं। अगर तुम लिखोगे ना, टीचर बोलेगा भाई ये तो मतलब गंवार सा बच्चा है, क्या इसका चल क्या रहा है, जो चेक करने रहा हो बोले ये तो पागल बच्चा है, 11th वाला बच्चा है, तो थोड़े से मार्क्स देगा तो मैं निकाल देगा। भाई लोग बोलते हैं कि ना बच्चों के कॉलेज में ना ढंग से मार्क्स नहीं आता, पता रीज़न क्या होता है, ये रीज़न होता है वो 11th वाला रूल 6 पे रहते हैं, 6 पे रहते हैं। 11th के रूल उनके चल रहे होते हैं, आगे का रूल सीखते ही नहीं, बोलते हैं हमें आता तो है, हमें आता तो है। और अभी भी ना जो मेरे पास जितने भी ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, जो अभी नहीं आते, उनको पता है वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि भाई हमने पहले पढ़ तो रखा है 11th में, हमने 11th में पढ़ रखा है। तो भाई अगर 11th वाला ही करना होता तो ग्रेजुएशन बनाते क्यों, और उसके अंदर वाला चैप्टर क्यों डालते फिर। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। मैंने क्या बताया कि जो तुम्हारे पास इस साइड माइनस में होता है ना, जो लेस करते हैं, इसकी एंट्री तुम इस साइड भी जाके कर सकते हो, ठीक है। बात पता लगी, जो इधर माइनस है इसकी एंट्री यहाँ भी कर सकते हो। अच्छा अगर इधर जो प्लस होगा ना, जैसे मान लो यहाँ पे प्लस का है, मेरे पास यहाँ पे जो प्लस का है ना, इसको तुम उस साइड जाके भी लिख सकते हो, ठीक है। ऐसा होता है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आती है, क्वेश्चन के अंदर कोई दिक्कत आती ही नहीं है, ये बात ध्यान रख के चलना। अब सुनो, अगला हमारे पास क्या भाई, सेल्स है। तो सेल्स कितने का है, 1,50,000। तो आप लिख देंगे बाय सेल्स, सेल्स में से लेस कर दो रिटर्न, कितने का, 1,50,000 का ना। इसमें से भाई जो भी तुम्हारा रिटर्न बनेगा ना, उसको माइनस कर देना, फिर जाके यहाँ एंट्री कर देना उसकी। अब देखो अगला है मेरे पास परचेस रिटर्न, ये लो भाई। अच्छा पहला सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न कितने का है, 2,800 रुपये का, ठीक है। माइनस करने से पता नहीं कितना आ रहा है, 147,200। और अगला हमारे पास कितना है भाई, परचेस रिटर्न कितने का, ये 4500 का, 4500। ये कितना आ रहा है, 84,500, ठीक है। अब सुनो क्या हुआ, सही है। सुनो भाई, उसके बाद ना हमारे पास जो अगला है, यहाँ देख जाओ भाई, हमारे पास उसने बता रखा है स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2020। इसका पता मतलब क्या, सिंपल सा ओपनिंग स्टॉक है और कुछ नहीं है। स्टार्टिंग का जो स्टॉक है वो हमारे पास उसकी एंट्री यहाँ पे हो जाती है। तो कितने का मेरे पास, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2020 हमारे पास क्या है, 12,000 रुपये का, ठीक है। तो सिंपल लिख देंगे टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक 12,000 का। अच्छा तुम सबको क्या लगता है कि सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस शीट बनता होगा, इससे पहले कुछ बनता नहीं बनता। ट्रायल बैलेंस के बाद और इससे पहले एक और अकाउंट है, इसको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बोलते हैं, वो बनता है। अभी तो मतलब तुम्हारे लेवल पे है नहीं, ये भी आगे जब पढ़ोगे ना उस टाइम आ जाएगा। तो अभी तो तुम्हें थोड़ी थोड़ी बात पता होनी चाहिए, हाँ भाई ऐसा भी कुछ होगा, ऐसा भी कुछ होगा, ऐसा तुम्हें पता होना चाहिए। और टीचर को तो चल रहा होता है बस, हाँ बच्चों ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, यही होता है। उन टीचरों को खुद नहीं पता होता कि भाई ट्रायल बैलेंस और ट्रेडिंग के बीच में एक अकाउंट और बनता है। बहुत सारी बातें होती हैं ऐसी, वो टीचर को नहीं पता कि हाँ भाई चल रहा है, मुँह उठा के पढ़ाना शुरू, ये हाल है। तो देखो यहाँ तक की बात तो लगी पहले। फिर हमारे पास अगला है वेजेस, कितने का भाई वेजेस, 8,000 रुपये का। तो सिंपल सी बात है, टू वेजेस 8,000। फिर सुनो अगला हमारे पास है बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है, वेजेस के बाद है बिल्डिंग
2,20,000 लिख रखा है हमने, लिखा था ये रहा 2,20,000। बताना कितने इसके माइनस करके वैल्यू कितना आ रहा है? 2,15,600। ठीक है, और उसके बाद फिर अगले पे आते हैं। और हमारे पास क्या भाई, अच्छा देखो इसी के बोलते हैं थोड़ा बहुत हिडन एडजस्टमेंट बोलते हैं इसको। उसने बोला कि 12% इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, मतलब इसका पता मतलब क्या है, एक हमने इन्वेस्टमेंट खरीदी होगी, ठीक है, और उस पर रिटर्न कितना मिलता है हमें हर साल? 12% मिलता है। बात समझ आ रही है? मतलब कि पूरे पूरे साल का हमें 12% ब्याज देता है, ये मान के चलो। तो अब इसके अंदर ना उसने बोला कि हमने कब परचेस करी है? 1 जुलाई को करी, 1 जुलाई को खरीदा है हमने। बात समझ आ रही है? इसमें क्या लिखा है कि 12% इन्वेस्टमेंट है, हमने परचेज किया है और 1 जुलाई 2020 को। तो कॉमन सेंस लगाओ, कब खरीदा उसने? जुलाई। तो 1 जुलाई को खरीदा उसने, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने का हो गया ना। तो अब इसका मतलब क्या है, हमें सिर्फ 9 महीने का ब्याज देगा वो, ऐसे तो है ना। देखो अगर उसमें सिंपल लिखा होता ना 12% इन्वेस्टमेंट, हम मानते पूरे साल का है, उसने ब्रैकेट में क्या लिखा है कि 1 जुलाई को खरीदा है उसने, तो भाई इसमें लगा लो दूसरा वर्किंग नोट। जो वर्किंग नोट हमारे पास है सेकंड, यहां पे है कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है भाई, जो भी तुम्हारी इन्वेस्टमेंट है उसके पास उसके ऊपर कितना रिटर्न मिल रहा है ना, हम उसकी बात करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। भाई सुनो, एक बात ध्यान रख के चलना, तुम ना जितना अच्छा वर्किंग नोट, मतलब कि जितना ज्यादा वर्किंग नोट का यूज करोगे ना, तुम्हारे मार्क्स ना उतने ज्यादा इनहेंस हो जाते हैं। कभी कभार ना क्वेश्चन में लिखा आता है कि इंक्लूडिंग वर्किंग नोट, ऐसा लिखा आता है क्वेश्चन में कि प्रिपेयर वर्किंग नोट ऑल्सो, ये भी लिखा आता है, वरना बच्चे कुछ भी करके सॉल्व कर देते हैं, ये हाल है। तो हम क्या करें, कैलकुलेशन। और एक बात और भाई, ये ना इसके लिए ना मतलब थोड़ा सा नोट डाल दिया करो, मैंने कहा ना कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, तुम ना यहाँ पे हिंट डाल सकते हो, जैसा डेप्रिसिएशन का अमाउंट है ना, हिंट डाल दो वर्किंग नोट फर्स्ट अगर चाहो। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे लिख दूं वर्किंग नोट फर्स्ट, ये पहला डाल दिया। अब मैं दूसरा करूंगा तो आप लिख दूंगा वर्किंग नोट सेकंड, लिख सकता हूं मैं ऐसा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो वैल्यू कितनी है भाई इन्वेस्टमेंट की? वैल्यू हमारे पास 1 लाख रुपए है, ठीक है। तो 1 लाख लिखो पहले, 1 लाख कितना परसेंट? 12%, तो 12/100, और 9 महीने के लिए ना तो 9/12, ऐसे ही तो आएगा भाई 9 महीने के लिए। तो क्या करेंगे, यहाँ देखो पहले 12 से 12 कट गया, 2 0 से 2 0, कितना बच रहा है? 1000 और गुने में 9। इसका मतलब क्या है भाई, 9,000 रुपए हमारे पास क्या है कि और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। तो 9,000 रुपए की भाई बताओ एंट्री कहाँ करोगे सबसे पहले? अच्छा इंटरेस्ट मिलता है ना, ब्याज मिलता है, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऐसा हुआ। अच्छा तुम्हें क्या लगता है, ये जो मतलब कि जो इन्वेस्टमेंट वाले होते हैं वो क्या हमें तुरंत देते हैं? ये ले भाई कैश, तुरंत देते हैं क्या? वो पता क्या करते हैं, वो हमारे इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू होती है ना भाई उसको बढ़ाते हैं, जो हमारे जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है उसको बढ़ा देते हैं वो। बात समझ आ रही है? देखो हमारे पास वैसे ना इसने कुछ बोला नहीं है, हम इसे नॉर्मल करेंगे कि हमारे पास क्या हुआ। एक तो पहले हमारे पास इनकम आ गई है, ठीक, बात तो लगी। क्या हुआ, हमारे पास इनकम आ गई। इनकम कितनी आई होगी? 9,000 रुपये। 9,000 रुपये हमारे इनकम आ गई। दूसरी बात क्या हुई है, पहली बात तो इनकम आ गई हमें पता है, दूसरा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू उसने कुछ नहीं लिखा, हमें बढ़ गई घट गई, कुछ नहीं लिखा ना। देखो मैं तुम्हें 2 रूल बताता हूं, अगर ना हमने ऐसा किया कि इसको, देखो पहले बता रहा हूं करना क्या है। ऐसा कभी भी आ जाना, इस 9,000 को तुम प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लिख देना। दूसरा जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1 लाख की, उसको सिंपल असेट साइड में ऐसा कर देना, या तो इतना कर दो, या दूसरी बात इधर मत लिखो, इधर मत लिखो, 1,09,000 की वैल्यू डाल दो सीधे वहां पे, ये भी चल जाता है, ठीक। तुम्हें वैसे करना क्या है कि 9,000 को तुम्हें लिखना है इसमें, और 1 लाख की जो वैल्यू है तुम्हें असेट साइड में लिख देना। अगर तुम ना दूसरा इसका अल्टरनेटिव करना चाहते हो, अच्छा मैं बता अल्टरनेटिव बता क्यों रहा हूं, कभी तुम सॉल्यूशन देख के सॉल्व करो, तुम्हें दिखता भाई ये क्या हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो 1,09,000 रुपए तुम क्या सीधा इसके असेट साइड में लिख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तो भाई जो हमें करना है ना उसको कर देते हैं सिंपल। पहले मेरे पास क्या है कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 9,000 रुपए, ठीक है। और दूसरा क्या है, इन्वेस्टमेंट, मतलब मेरे पास जो 12% इन्वेस्टमेंट है, 12%
इन्वेस्टमेंट, कितने की वैल्यू है उसकी, 1 लाख रुपए की। बात समझ में आ गई भाई। उसके बाद ना हम जो है नेक्स्ट देखते हैं इसका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। भाई यहाँ देखो उसने ना पहले ही कैलकुलेट करके दे दिया है। बात समझ आ रही है, उसने क्या किया, हमें पहले ही कैलकुलेट कर दे दिया है कि भाई ये है तुम्हारी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। लेकिन भाई सुनो, देखो हमें ना समझना क्या है कि अगर उसने पहले से ही ना इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दे रखा है, देखो एक तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दूसरा क्या है देख के लिख देंगे, ठीक। लेकिन ना भाई अगर यही चीज उसने एडजस्टमेंट के अंदर भी दी होती ना, फिर पता क्या करते हैं, कौन सा हम किस वाले को सॉल्व करते हैं, उसने एडजस्टमेंट के अंदर भी दे रखी है तो क्या करते, हम एडजस्टमेंट को करते हैं और जो पुराना होता है ना उसको ये मान लो उसकी ना ट्रीटमेंट होती है, वैसे बताऊंगा जो अगली क्लास होगी ना इसकी, उसमें बताऊंगा भाई अगर ये ज़्यादा हो गया, कम हो गया, ये ज़्यादा हुआ, ये कम हुआ, ये बराबर हो गया तो क्या करेंगे, ठीक। सारी बातें बताऊंगा इसकी। सुनो भाई हमारे पास ना इसमें क्या कह रहा है कि अच्छा इसकी ट्रीटमेंट कौन बताएगा, उसमें हमारा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है हमारे पास 9,000 रुपये, ठीक है। तो अगली देखते हैं एक बार, इसका तो वैसे ट्रीटमेंट कर देना मैं 9,000 रुपये की, कोई दिक्कत नहीं है। अगला बोला है कि एक्वर्ड इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। भाई इन्वेस्टमेंट जो हमारे पास है उस पर एक्रूड है, क्या समझ रहे हो इसका मतलब, हाँ भाई इसका मतलब क्या समझ रहे हो, उसने क्या बोला कि एक्रूड है, तो क्या समझ रहे हो ट्रायल बैलेंस के अंदर ना एक्रूड इनकम मतलब कि इनकम कमा ली, मिला नहीं हमें, ठीक है। इनकम हमने कमा लिया लेकिन मिला नहीं, तो क्या समझेंगे उसको, असेट होती है। और असेट्स की एंट्री कहाँ होगी, ट्रेडिंग मतलब कि ट्रायल बैलेंस के अंदर वाली जो है असेट्स की साइड होगी ना वो। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इस 3,000 को उठा लो, एक मतलब कि एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो भाई अब सुनो यहाँ पे तो हमारे पास कितना है, एक्रूड इन्वेस्टमेंट 3,000। भाई अब ना तुम्हें एक ना छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि इसमें ना कंफ्यूजन ना हो, इसलिए एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। देखो पहले ना हमारे पास क्या है बताता हूँ, एक मिनट जाओ। सुनो हमें ना इसका मतलब समझना क्या है, जैसे मान लो कि हमारे पास ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, ऐसा भी तो हम मान सकते हैं कि भाई पहले रिसीव हो गया, ये मान सकते हैं इसको। मैं तुमसे ऐसा बोल दूं जैसे अभी तो इसने लिखा है एक्रूड इन्वेस्टमेंट, मतलब कि जो भी तुम्हारा इन्वेस्टमेंट में जो रिटर्न है ये लिखा हुआ है, लेकिन अगर सिर्फ उसमें इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिखा होता ना, पता क्या समझते हैं इसका मतलब, अगर सिर्फ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है इसका मतलब पहले मिल चुका है हमें, वो पहले हमें मिल चुका है, ठीक। अब ना मान लो ये तुम्हारे पास ना बाद में भी लिखा हुआ है, यहाँ पे एडजस्टमेंट के अंदर भी लिखा हुआ है, वैसे तो बहुत टफ बन जाता है ये बात, तुम्हारे लेवल पे आएगी नहीं, लेकिन फिर भी समझो तुम्हारे ट्रायल बैलेंस के अंदर भी लिखा हुआ है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, एडजस्टमेंट के अंदर भी लिखी है, दो जगह बातें लिखी है तुम्हारे पास। तो पहले जितना तुम निकालोगे, जैसे मान लो 9,000 निकाल दिया, ठीक है, 9,000 रुपये निकाले, जो तुम्हारे पास 9,000 रुपये पहले मान लो कैलकुलेट करके आ गया, एडजस्टमेंट के चक्कर में आ गया, और उसने अगला लिखा है कि इंटरेस्ट रिसीव हो चुका है, इसका मतलब उसी साल में इंटरेस्ट रिसीव हमें हो चुका है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो हमने कैलकुलेट किया इसमें से माइनस करके फिर जाके इसकी एंट्री करेंगे, ठीक। अगर आता है इन केस तो बाकी देख लेना। सुनो अगला हमारे पास है भाई फ्राइट एंड कैरेज इनवर्ड, हो जाएगा ये वाला। दूसरा हमारे पास है ट्रेड एक्सपेंस। भाई इसके आगे ना मुझे और कुछ लगता नहीं है कि मुझे कुछ बताने की जरूरत है, ठीक। तो जितने बाकी है ना इन सबको अभी बैठ के अभी करो जल्दी, थोड़ी देर का टाइम ले लो और इसे निपटाओ जल्दी जल्दी।